हेलो वीर, तो हम लोग कर रहे हैं आज क्लास 10 का चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो भैया स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो भैया सबसे पहले आप लोग अपने आसपास जितनी भी चीज़ों पर नज़र डाल रहे होंगे तो भैया वो बनी मोस्टली चीज़ें बनी होंगी इससे कार्बन से मिलकर बनी हुई हैं। अपने आसपास जितनी भी चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे मोस्टली वो कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ परसेंट कार्बन मिला ही होगा। तो ये डेफिनेटली है। तो अगर हम लोग अगर लिविंग बींग्स की बात करें, चाहे वो शेर हो, चाहे चिड़िया हो, मछली हो, या फिर हम इंसान ही क्यों ना हो, तो भैया कुछ ना कुछ मात्रा में हमारे अंदर भी कार्बन हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। तो भैया ये सब हमें अपने एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। और वहीं हम लोग अगर अपने एटमॉस्फेयर की बात करें तो भैया हमारे जो एनवायरनमेंट है, यानी कि हम लोग बात करें अर्थ क्रस्ट है और हम लोग बात करें एटमॉस्फेयर है, तो भैया इसके अंदर हमें जो कार्बन है वो हमें बहुत कम देखने को मिलता है। अगर हम लोग अर्थ क्रस्ट की बात करें तो भैया अर्थ क्रस्ट के अंदर केवल और केवल 0.02% ही हमारा कार्बन होता है। अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो भैया कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? जैसे कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम लोग बात करें कोल, पेट्रोलियम, तो भैया ऐसे प्रकार के मिनरल्स में हमारा जो कार्बन है वो पाया जाता है। और अगर उसी की वजह हम लोग अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो भैया एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे 0.03% हमें क्या देखने को मिलता है? एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन प्रेजेंट दिखता है, और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं हुआ? तो भैया हम लोगों ने ये चीज़ पाई कि भैया हम लोग का देख रहे हैं कार्बन क्या है, लो बहुत बहुत कम क्वांटिटी में हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पाया जाता है। फिर भी ऐसा क्या है कि भैया हम इस कार्बन के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे हैं कि भैया पूरा पूरा चैप्टर दे दिया हमारे 10th क्लास की बुक में। तो भैया ऐसा क्या क्या रीजंस है इसकी वजह से हम लोग बात करें कार्बन को इतना खास मत समझा जाता है? तो उसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो भैया कार्बन को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भैया इसके पास होती हैं कुछ खास प्रकार की प्रॉपर्टीज़ जो कि केवल कार्बन के पास में ही होती हैं। इसी वजह से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, आई मीन सॉरी, बॉन्डिंग इन कार्बन। तो भैया बॉन्डिंग इन कोवेलेंट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि होता है किसके बीच में? जो कार्बन होता है उसके बीच में बॉन्ड होता है, जो कि होता है क्या? कोवेलेंट। तो भैया पिछले चैप्टर में हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। और पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल में देखा था कि जो भैया जो हमारे आयोनिक कंपाउंड्स होते थे उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता था? बहुत ज़्यादा हाई हमें देखने को मिलता था। और भैया ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते थे। वही अगर हम लोग कंपैरिजन करें कार्बन कंपाउंड प्रॉपर्टीज़ की तो भैया इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो कैसा रहता है? बहुत कम रहता है। कैसा रहता है इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कार्बन कंपाउंड्स का? तो भैया बहुत कम रहता है। किसके कंपैरिजन में? जो हमारे आयोनिक कंपाउंड्स थे उनके कंपैरिजन में जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स थे वो बहुत ज़्यादा उनकी में उनमें देखने को मिलता था। जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा था? बहुत कम था। तो भैया कार्बन कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करें तो भैया इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर, तो भैया वो हमें बहुत कम देखने को मिलता है। इसीलिए तो इनका भैया जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो भैया ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो भैया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते तो भैया ये आयंस भी नहीं कंटेन कर सकते। तो भैया इनके अंदर क्या नहीं होते? आयंस फॉर्म नहीं होते हैं। तो भैया अगर आयंस फॉर्म हो रहे होते तो ये भी क्या करते? ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते थे, पर नहीं करते तो भैया इसलिए कंडक्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो ये मैंने जितने 3 पॉइंट बताया मैं थोड़े से दोबारा रिपीट कर दे रहा कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज लेस। यानी कि हम लोग बात करें इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। इनके बीच में कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है या फिर अट्रैक्शन फोर्स होता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम होता है। और दूसरा हमने ये देखा कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया इनके अंदर आयंस फॉर्म नहीं होते हैं। अगर आयंस फॉर्म होते तो भैया ये क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भैया कार्बन एलिमेंट के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे कि हम लोग बात करें कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। तो दो चीज़ आपको समझ में आई। और अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले पॉइंट के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि हर एक जो एलिमेंट होता है वो जो अपनी आउटर मोस्ट सेल होती है, आउटर मोस्ट हमारी सेल होती है, उसको भैया क्या करना चाहता है? स्टेबल बनाना चाहता है। तो हर एलिमेंट क्या करते हैं? हर एलिमेंट अपनी या फिर जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसके इलेक्ट्रॉन्स को या फिर गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं अपनी आउटर मोस्ट सेल में से। किस लिए? कि वो स्टेबल हो सके। किस लिए? वो स्टेबल हो सकें। इतना क्लियर हुआ? तो भैया हम लोग बात करें कि या फिर हम लोग बात करें अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं?
4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो भैया या फिर ये 4 छोड़ सकता है या फिर 4 अपने आप को मतलब गेन कर सकता है, जैसे कि इसमें क्या मिल जाए, स्टेबिलिटी हो जाए हमारी। इतना क्लियर हुआ कि भैया जो हमारा कार्बन है वो क्या चाहता है, वो चाहता है या फिर अपने 4 छोड़ दें और या फिर 4 गेन कर लें। तो अब हम लोग समझेंगे कि भैया क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी जब ये 4 छोड़ेगा और फिर 4 गेन करेगा तब। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि भैया अगर हमारा जो कार्बन है वो अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर लूज़ करेगा उसकी सिचुएशन को जानने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर हमारा कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है यानी कि ले लेता है, तो भैया ये बनाएगा क्या, C4 माइनस अनायन बना लेगा। तो भैया इसके अंदर प्रोटॉन हमारे बात करें कि कितने हैं, 6 हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो भैया जब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएँगे तो भैया 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने वाला जो न्यूक्लियस है हमारा, तो भैया उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि भैया वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाए। तो भैया ये तो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि भैया वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाए। तो भैया मैं फिर से रिपीट कर दे रहा कि भैया अगर हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लें, गेन कर लेंगे कार्बन के अंदर, तो भैया वो बनाएगा क्या, C4 माइनस अनायन बना लेगा। और हमें पता है कि इसके अंदर प्रोटॉन 6 होते हैं, और हम लोग बात करें जब 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो भैया इसके पास कितने हो जाएँगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएँगे। तो भैया ये किसी भी 6 प्रोटॉन को होल्ड करने वाले न्यूक्लियस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि भैया वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाए। तो भैया इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या है भैया हमारे पास, कि जहाँ पे हमारा जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, लूज़ कर दे, तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा C4 प्लस कैटायन बन जाएगा। पर हम लोग बात करें ये किसी भी न्यूक्लियस के लिए या फिर बट यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बट द प्रॉब्लम हियर इज़ दैट लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन एट वंस रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, यानी कि हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए पड़ेगी कि हमें क्या करना पड़े, ये 4 इलेक्ट्रॉन को अपने अपने से दूर करना पड़े। और भैया जब इसके पास अगर मान चलिए एक बार हो भी गया, तो भैया इसके बाद जब 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो भैया बहुत अनस्टेबल हो जाएगा हमारा कार्बन का एटम। तो भैया क्लियर हुआ या नहीं, कि जब हमारा जो कार्बन है जो हमारा कार्बन है वो अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करे या गेन करे तो क्या होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। तो भैया दोनों कंडीशन में हमने देखा कि भैया जो हमारा कार्बन का एटम था वो क्या हो रहा था, डिसेबल हो रहा था। क्या हो रहा था, डिसेबल हो रहा था। इसलिए हमारा जो कार्बन है वो अपना लगाएगा दिमाग बहुत ज़्यादा, और क्या बनाएगा, भाईचारा करेगा। क्या करेगा, भाईचारा, भाईचारा ऑन द टॉप। तो हम लोग बात करें कि भैया जो अब कार्बन है वो अपना भाईचारा बनाएगा, तो बनाएगा कैसे? तो हम लोग बात करें कि जो कार्बन है वो अपनी इस समस्या थी कि भैया कि हमें क्या बनाना है, वो अपने आप को स्टेबल करना है। तो भैया इसको कैसे सॉल्व करेगा? तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ भी है कि कार्बन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन विद द अदर कार्बन एटम्स और विद अदर एटम ऑफ अदर एलिमेंट, यानी कि जो हमारा कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा दूसरे कार्बन एटम के साथ या फिर दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ, यानी कि ये बॉन्डिंग वगैरह बनाने वाले हैं। तो भैया ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे दूसरे कार्बन एटम के साथ या फिर दूसरे अदर एलिमेंट के एटम के साथ। इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो ये केवल कार्बन नहीं करता, दूसरे दूसरे एलिमेंट भी करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। क्या कैसे करते हैं? तो भैया ये करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर और बनाते हैं मॉलिक्यूल। इतना समझ में आया या नहीं आया? यानी कि मैंने 2 पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिए, अगर आ गए हो तो बताइए, नहीं तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारे कार्बन होते हैं, जो कार्बन होता है वो भैया अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है कि भैया उसे स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, शेयर कर देगा दूसरे एटम्स के साथ। तो भैया दूसरे एटम के साथ, दूसरे कार्बन एटम के साथ या फिर दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि दूसरा हमारा टॉपिक ये था कि दूसरी हेडिंग हमने ये देखी थी कि भैया केवल कार्बन ऐसा नहीं करता है, दूसरे एलिमेंट भी ऐसे ही करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। वो क्या करते हैं, दूसरों के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और बनाते हैं, फॉर्म करते हैं एक मॉलिक्यूल। इतना क्लियर हुआ या नहीं आप लोगों को? और हम लोग अब बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि शेयर कर हो रहे होते हैं दो एलिमेंट के बीच में, वो बिलोंग करते हैं उसी एलिमेंट से। तो भैया ये उन्हें हेल्प कराता है किसमें, उन्हें अचीव कराने में हेल्प कराता है किसको, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कराने में हेल्प कराते हैं। इतना क्लियर हुआ या नहीं? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा तीसरा वाला पॉइंट कि भैया जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि शेयर होते हैं दो एलिमेंट के बीच में, तो भैया वो दोनों के दोनों एलिमेंट अपने जो दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन्स से शेयर हुए थे वो अपने एलिमेंट से ही बिलोंग करते हैं, जो कि उन्हें हेल्प कराने में क्या हेल्प कराने में अचीव करते हैं, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है इसको अचीव कराने में हेल्प कराते हैं। तो भैया नॉर्मली हमें पता है कि जो हमारे जो एलिमेंट होते हैं वो भैया अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उन्हें अचीव करना होता है। अब मतलब वो अब एक तरीके से कहा तो स्टेबल होना चाहते हैं, या फिर हम लोग बात करें उन्हें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना होता है। अब हम लोग इसको एग्जांपल की मदद से समझेंगे। यहाँ नीचे दिए गए हैं। तो भैया नीचे जो एग्जांपल दिख रहा है आपको, तो भैया ये क्या हुई है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ही एक कंपाउंड बने हैं।
जैसे कि पता है हमें हाइड्रोजन के बारे में कि भैया ये लोग दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं आपस में ही, तो और बनाते हैं क्या, H2 कंपाउंड बनाते हैं। तो ये अपने आप को ऐसे स्टेबल कर लेते हैं अपनी आउटर मोस्ट जो सेल है उसको फिल कर। तो भैया दूसरा एग्जांपल आप लोग ऑक्सीजन का ले सकते हैं कि भैया इन्हें क्या चाहिए होती है, इन्हें चाहिए होती है ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन एलिमेंट को ज़रूरत होती है, दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने मतलब ऑक्सीजन बनाने के लिए। तो भैया ये क्या करते हैं, तो ये अपने यहाँ पे आप लोग से बीच में देख भी रहे होंगे कि भैया ये अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये क्या बना रहा है, O2 बना रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो आप लोग बीच में देख भी रहे होंगे कि भैया यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दो एक साइड चले जा रहे हैं, दो एक साइड चले जा रहे हैं। इस प्रकार हमारा O2 फॉर्म हो जा रहा है। इतना क्लियर हुआ। और तीसरा एग्जाम्पल लिखा है हमारा मीथेन का। तो भैया मीथेन को समझते हैं। तो भैया हमें पता है कार्बन को एटम, जो कार्बन हमारा, अगर उसको हमें बात करें स्टेबल होना है तो उसे कितने एलिमेंट चाहिए, उसे चाहिए चार एलिमेंट चाहिए, चार इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। और यहाँ पे हमारे पास चार हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो भैया चार हाइड्रोजन अपने एक एक पे अपने एटम दे रहे हैं। और बाकी के हम लोग बात करें यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन चार अलग अलग प्रेजेंट हैं। तो चारों एक एक अपने एलिमेंट या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कार्बन को दे रहे हैं। इससे कि हमारा मीथेन बन रहा है और ये तो ये क्या हो रहा है, स्टेबल हो जा रहे हैं। तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता दे रहा। तो भैया मीथेन के अंदर हो क्या रहा है कि जो कार्बन है, कार्बन को क्या चाहिए, चार इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसने चार अलग अलग हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना ली। और हम लोग बात करें कि हाइड्रोजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। तो भैया हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन किसे दे रहा है, इन चार हाइड्रोजन को दे दे रहा है। और इन्हें कार्बन को क्या चाहिए, कार्बन को चार इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो भैया ये चार अलग अलग हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है। और चार अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके साथ, कार्बन के साथ। और अगर कार्बन की बात करें, कार्बन को चार चाहिए, तो भैया चार लोगों से एक एक ले ले रहा है और सबको एक एक दे दे रहा है। भैया इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भैया मीथेन बन गया, हमारा पूरा तैयार हो गया। तो इस प्रकार जो अपनी कार्बन है वो इस प्रकार अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब भैया आता है हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है क्या, इफ टू सिमिलर और डिफरेंट एटम्स शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन देम, देन इट इज कॉल्ड अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। यानी कि हमसे कहा यह जा रहा है कि अगर हमारे दो सिमिलर या डिफरेंट एटम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो भैया उनके बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम लोग क्या कह देंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कह देंगे। और अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है क्या, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। क्या है इसका एग्जाम्पल, हाइड्रोजन है। वही अगर हम लोग दूसरे वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भैया इसमें क्या कहा जा रहा है, इफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एट टू एटम्स, दैट इज फोर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन इट, इट्स कॉल्ड अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। यानी कि हमसे ये कहा जा रहा है कि दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं किसी भी एटम्स के भी एटम्स के बीच में, किसी भी दो एटम्स के बीच में। तो हम लोग कह सकते हैं यानी कि चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो, तब हम लोग उसे क्या कह देंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कह देंगे। और इसका एग्जांपल है ऑक्सीजन। अगर हम लोग वही बात करें कि तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, अगर शेयर हो रहे होंगे, यानी कि छह इलेक्ट्रॉन, दो तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे दो एटम्स के बीच में, तो हम लोग बात कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, छह इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो उसके बीच में। तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कह देंगे। इसका एग्जांपल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नीचे आपको सिंबल दिख रहे होंगे, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो ये ऐसे एक सिंगल बनेगा, अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो डबल डबल वाला बन जाएगा, और ट्रिपल वाला होगा तो ट्रिपल वाला बन जाएगा। आपको दिख रहा होंगे नीचे NO और H लिखा होगा। तो भैया तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और मैं फिर आपको बता दूं कि भैया जो हमारे सिंगल कोवेलेंट होते हैं उनमें एक डंडा लगता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो को डबल कोवेलेंट बॉन्ड में डबल डंडे लग जाते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में तीन डंडे लग जाते हैं। और हम लोग बात करें कि कंपाउंड्स दैट फॉर्म्स फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड जो कि बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स कह देते हैं। और इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है, जो कि हम लोग पहले ही जान चुके हैं। और भैया दूसरी प्रॉपर्टी हमने इसकी ये देखी थी कि भैया दे ऑल्सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया मेन रीज़न यही है कि इनके अंदर आयन फॉर्म्स नहीं होते। जब आयन्स नहीं होंगे तो भैया बिजली कौन ट्रांसमिट करने वाला है अंकल जी? तो भैया इतना क्लियर हुआ। हम लोगों ने कार्बन के बारे में इतना कुछ जान लिया अब। और भैया हमने अब कार्बन के बारे में क्या क्या जान लिया, कार्बन के बारे में हम लोग जान लिया कि भैया ये क्या करता है, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको शेयर करता है। पहला पॉइंट हमने ये जाना कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि भैया इसके अंदर चार हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि ये क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। कैसा होता है ये? टेट्रावैलेंट होता है।
तो भैया अब तक हमने कार्बन की बॉन्डिंग और कार्बन के कंपाउंड्स को तो समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, आप लोग बताइए। तो भैया इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन को समझने से पहले यही समझ लो भैया कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं। तो भैया अगर एलोट्रोप्स की बात करें तो भैया एलोट्रोप्स क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड एलोट्रोप्स। यानी कि ऐसी अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स जिनमें हम लोग बात करें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो भैया उसे क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स कहते हैं। तो भैया हम लोग अब बात करने वाले हैं कार्बन के दो एलोट्रोप्स के बारे में। तो भैया पहला एलोट्रोप होने वाला है डायमंड और दूसरा होने वाला है ग्रेफाइट। तो भैया हम लोग बात करें, एक ही एलिमेंट है। अब जो उसके अलग अलग दो फिजिकल फॉर्म्स हैं तो भैया उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले डायमंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में। तो भैया इन दोनों के बारे में बात करी जाए तो भैया सिंस देयर फिजिकल स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, यानी कि इनका फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। क्यों? क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। पर हम लोग बात करें इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि भैया ये दोनों बने किससे हैं, बोथ ग्रेफाइट और जो डायमंड है हमारे, मतलब डायमंड और ग्रेफाइट दोनों किससे बने हुए हैं, कार्बन के एटम से बने हुए हैं। और हम लोग बात करें इनके बीच में भैया ये डिफरेंस, द मेन डिफरेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इनसाइड देम। यानी कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है कि भैया इनके एटम्स अरेंजमेंट कैसे कैसे हुए हैं इनके अंदर, उसी वजह से इनके बीच में डिफरेंस पैदा होता है। अगर हम लोग बात करें डायमंड की तो भैया डायमंड के अंदर ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद फोर अदर एटम्स। यानी कि जो चार हमारे सॉरी हमारा जो एटम्स होते हैं, जो हर एटम कार्बन के एटम होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं चार दूसरे कार्बन एटम से। तो ये हमें देखने को मिलता है। और उसके अंदर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एक थ्री डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म होती है कुछ इस प्रकार की, ऐसी आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रही होगी। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है किसके अंदर, डायमंड के अंदर। और वहीं हम लोग अब बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में। तो भैया यहाँ पे क्या होता है कि ईच कार्बन आटम, तो यानी कि हर एक कार्बन एटम बॉन्डेड रहता है थ्री अदर कार्बन एटम्स के साथ। किसके साथ, हम मैं फिर से रिपीट कर रहा है कि इसमें हर एक कार्बन एटम बॉन्डेड रहता है किससे, थ्री दूसरे कार्बन एटम से। और कैसे, इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल एरे इन अ सेम प्लेन। और हम लोग बात करें कि वन ऑफ दीज बॉन्ड इज डबल बॉन्ड। यानी कि हम लोग बात करें इन बॉन्ड में से जो कि डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और वो डबल बॉन्ड क्यों होता है इनमें से, इन बॉन्ड में से डबल बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि भैया ऐसे क्या करना होता है, कार्बन की जो हम लोग बात करें बैलेंसी होती है उसे सेटिस्फाइड करना होता है। इसलिए इसमें से हम लोग बात करें इन बॉन्ड में से क्या होता है, डबल बॉन्ड भी होता है। तो इतना क्लियर हुआ कार्बन ग्रेफाइट के बारे में। और ये हमारा स्ट्रक्चर है, आपको किनारे दिख रहा होगा, तो ये स्ट्रक्चर होता है किसका, ग्रेफाइट का। और पहले हमने देखा था किसका, डायमंड का। उम्मीद है कि समझ में आया आपको। तो भैया हम लोग कह सकते हैं कि भैया डायमंड और ग्रेफाइट की जो हम लोग बात करें डिफरेंट एटम स्ट्रक्चर होने की वजह से इनके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर हम लोग डायमंड की बात करें तो भैया हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये किसका, अर्थ का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और वहीं हम लोग बात करें कि ग्रेफाइट, तो भैया ये स्मूथ और स्लिपरी है। कैसा है, स्मूथ और स्लिपरी है। और दूसरा पॉइंट ग्रेफाइट का ये है भैया, ये क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल होने के बाद भी एक ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो एटम स्ट्रक्चर होने की वजह से आप लोग देख रहे हैं कितना डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में। तो हमने ये समझा कि हमने क्या समझा कि भैया किसी भी एलोट्रोप्स की हम लोग बात करें, किसी जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स के अंदर हमने देखा कि भैया उनके अंदर के एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग अलग होने से, यानी कि एटॉमिक जो स्ट्रक्चर थे, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह थे, तो भैया इनके डिफरेंट अरेंजमेंट से हमें ये डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिले। और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, वो हमें कितनी अलग देखने को मिल रही थी। और अगर हम लोग बात करें, पर उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो कैसी थी, सेम थी। और अगर हम लोग फिर इसके बाद क्या बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा डायमंड होता है, तो भैया हम लोग इसे बना सकते हैं। अब भैया क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। सोच के देखिए, डायमंड बनाना हम लोग को आ चुका है। तो भैया कैसे बना सकते हैं हम लोग डायमंड है, तो जो हमारा प्योर कार्बन होता है, क्या, जो हमारा प्योर कार्बन होता है उसे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर रख के हम लोग क्या बना सकते हैं, डायमंड बना सकते हैं। और हम लोग बात करें जो ये डायमंड बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सिंथेटिक डायमंड बोलते हैं। और जो सिंथेटिक डायमंड होते हैं वो क्या होते हैं, कंपैरिजन टू रियल नॉर्मल डायमंड बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, जो हमारे सिंथेटिक डायमंड होते हैं ये साइज में छोटे होते हैं और कोई डिफरेंस नहीं होता उनमें, बाकी सब सेम ही रहते हैं। कैसे और क्या डिफरेंस होता है, वो बस थोड़े शेप में छोटे हैं और कुछ डिफरेंस नहीं होता है। और रिसेंटली एक नया एलोट्रोप ढूंढा गया था कार्बन का, जिसका नाम, जैसे पहले
किस नाम से जाना जाता था? C16 के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि भैया इसके जो कार्बन एटम्स थे वो एक फुटबॉल के शेप में अरेंज्ड थे। बट नाउ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उसे नाम दिया क्या? बकमिंस्टर फ्लोरेंस। तो भैया अब समझ में आया कि हम लोगों को डायमंड को भी बना सकते हैं। भैया आप मशीन लाइए, छापिए और हीरे आराम से बेचिए भैया। गवर्नमेंट के पास लाइसेंस होता है। अमेरिका बहुत ज़्यादा डायमंड बनाता है, आपको पता हो। सबसे ज़्यादा डायमंड कौन बनाता है? अमेरिका बनाएगा, आई मीन बनाता है। तो भैया हमारा अब अगला टॉपिक क्या है? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो क्या होता है वर्सेटाइल नेचर का मतलब कि भैया इसकी एबिलिटी, किसकी? कार्बन की एबिलिटी क्या क्या करने की? टू फॉर्म बॉन्ड्स दूसरे एटम के साथ, या फिर दूसरे मोर कार्बन कंपाउंड के साथ इसकी एबिलिटी कैसे कैसे ये कार्बन अपने कंपाउंड्स बनाता है। तो भैया इसी एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन कहते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ वर्सटाइल नेचर क्या है, इसका मतलब क्या है कि भैया कि जो हमारे कार्बन है उसकी क्वालिटी कि भैया दूसरे एटम के साथ मिलकर कैसे कैसे ये कांड करते हैं और नया प्रकार के कंपाउंड्स बनाते हैं। तो भैया इसी को हम लोग कहते हैं वर्सैलिटी नेचर ऑफ कार्बन। इतना समझ में आया? तो भैया जो कार्बन वर्सटाइल है वो भैया दो कारणों की वजह से इसके अंदर ये पॉसिबल होता है और उसको हम लोग समझते हैं अब। तो पहला फैक्टर है हमारा कैटिनेशन और दूसरा फैक्टर है हमारा टेट्रा वैलेंसी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैटिनेशन के बारे में। तो भैया कैटिनेशन क्या होता है? यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो कार्बन होता है उसके पास एबिलिटी होती है क्या करने की? टू बाइंड विद अदर कार्बन्स एंड फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स। यानी कि कार्बन के पास एबिलिटी होती है कि भैया ये मिल सकता है, बाइंड कर सकता है दूसरे कार्बन के साथ और बना सकता है लॉन्ग चेन्स, बना सकता है लॉन्ग मॉलिक्यूल्स बना सकता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्या? कैटिनेशन। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो। तो हम लोग वही कह रहे थे कि भैया जो दूसरे हमारे कार्बन एटम जो हमारे जैसे कि कार्बन के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन बनाने की, यानी कि लॉन्ग चेन या फिर हम लोग बात करें लॉन्ग मॉलिक्यूल बनाने की, ऐसी प्रॉपर्टी, हाई कैटिनेशन की प्रॉपर्टी और किसी एलिमेंट के पास नहीं दिखती। तो भैया यही कारण है जो कि कार्बन खास बन जाता है। और हम लोग बात करें कार्बन के पास ही क्या हो प्रॉपर्टी होती है कि भैया ये लार्जेस्ट बॉन्ड बना सकता है किसके साथ? दूसरे कार्बन एटम के साथ, और दूसरे एलिमेंट नहीं कर सकते ये। तो भैया कैटेनेशन समझ में आया या नहीं आया? तो भैया अब हम लोग बात करेंगे दूसरी इसकी फैक्टर के बारे में जिसका नाम है टेट्रा वैलेंसी। तो जैसा कि हमें पता है कि भैया जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो कार्बन होता है इसके पास 4 की वैलेंसी होती है। तो भैया इसका मतलब ये होता है कि भैया ये 4 अपने का मतलब ये क्या कर सकता है? 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ वैलेंसी बना सकता है, यानी कि बॉन्डिंग शेयर कर सकता है, या फिर दूसरे 4 मोनो एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग बात करें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। तो भैया इन सब के साथ हमारा जो कार्बन होता है अच्छे से बैलेंस बना सकता है। और जो हम लोग बात करें कंपाउंड होते हैं किसके? कार्बन से के द्वारा बनते हैं, तो भैया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो भैया यही मतलब निकला कि टेट्रा वैलेंसी होने की वजह से कार्बन बहुत सारे एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है। या और दूसरा मेन रीज़न ये है कि भैया जिसका साइज थोड़ा छोटा होता है तो इसलिए इसके जो एटम्स होते हैं या फिर कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अब भैया हम लोगों ने कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में भी पढ़ लिया। जब एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग बात करेंगे कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें कि कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो भैया 2 प्रकार के कार्बन कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। कौन-कौन से? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। इनको और डिटेल से समझते हैं। तो भैया सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो भैया सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स दैट कंटेन ओनली वन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, तो भैया ये क्या करते हैं? इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। किसके? कार्बन एटम्स के बीच में क्या होता है? सिंगल एटम्स के बीच में, मतलब हमारे बात करें कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स के बीच में। और ये जनरली कैसे होते हैं? ये जनरली लेस रिएक्टिव होते हैं। और वही हम लोग बात करें अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की, तो भैया अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंस कंपाउंड्स होते हैं जो कि रखते हैं क्या? डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स रखते हैं कार्बन एटम्स के अंदर। और ये मोर रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स के मुकाबले, यानी कि ये रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स के मुकाबले में। यानी कि अगर कंपैरिजन करा जाए सैचुरेटेड ज़्यादा रिएक्टिव है या अनसैचुरेटेड ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम लोग कह देंगे सीधे तरीके से कह देंगे अनसैचुरेटेड हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इतना क्लियर हुआ अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में?
तो अब हम लोग बात करेंगे कार्बन कंपाउंड्स जो कि बने होते हैं किससे, वो नॉर्मली बने होते हैं, जस्ट बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। और उन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है उन्हें। और हम लोग बात करें अमंग्स दीज दोस्त विच आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि इनमें से जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, दोज हाइड्रोकार्बन इज इन विच देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कॉल्ड एल्केन, यानी कि जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, तो भैया उसे क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। और जिनके बीच में अनसैचुरेटेड अगर हम लोग बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो भैया उन्हें क्या कहते हैं, एल्कीन्स और या एल्काइंस कहते हैं। तो जो हमारे एल्कीन्स होते हैं तो भैया इनके बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, और जो एल्काइन होते हैं तो उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में। इतना क्लियर हुआ। अगर हम लोग बात करें एल्कीन्स की, तो भैया इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और जो हमारे एल्काइंस होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। इतना क्लियर हुआ या नहीं। तो भैया जनरली आप इस टेबल को देखिए, तो भैया यहाँ पे एल्कीन्स और एल्काइंस के बीच में डिफरेंस दिया गया है। तो भैया जो हमारे एल्केन्स होते हैं तो भैया वो जनरली आप लोग क्या देख रहे होंगे कि वो कौन से फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, जैसे CnH2n+2 के बेस्ड हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा CH4, C2H6, CH3H8, C4H10 और C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22। और अगर एल्कीन्स की बात की जाए तो भैया एल्कीन्स किसके फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हैं, CnH2n के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे कि हमें आप एग्जांपल दिख रहा है C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18, C10H20। और अगर एल्काइंस की बात करें तो ये किस फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, CnH2n-2 फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10, C7H12, C8H14। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो ये वाला। तो अगर हम लोग बात करें एल्कीन्स की, तो भैया इनमें एक कार्बन वाला एटम नहीं होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन कंपाउंड बनने के लिए इसमें दो कम से कम कार्बन के एटम होने चाहिए, इसलिए इसमें नहीं होता है। तो भैया हम लोग फिर से बता दे रहे हैं कि जो एल्केन्स होता है इसमें एक कार्बन वाला कंपाउंड नहीं होता है। क्या नहीं होता है, एक कार्बन वाला कंपाउंड नहीं होता है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड होने के लिए कम से कम कार्बन कार्बन के कम से कम दो कंपाउंड होने चाहिए। तो भैया उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। तो हम लोग बात करें, अब हम लोग बात करेंगे, सो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि एल्केन्स एल्काइंस और एल्काइंस में सॉरी एल्कीन्स और एल्काइंस के अंदर हम लोग देख सकते हैं क्या डिफरेंस हो रहा है। यानी कि हम लोग इन सभी के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस देख रहे हैं। किसका डिफरेंस देख रहे हैं, CH2 यूनिट का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। और ये हम लोग बात करें बेसिकली दिस सीरीज विच डिफरिंग फ्रॉम CH2 यूनिट। और यही हम लोग बात करें ऐसी सीरीज जो कि डिफर करती है CH2 सीरीज से, यूनिट से, उसे क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो वहीं हम लोग बात करें होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके पास सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके अंदर सक्सेसिव कंपाउंड डिफर करता है, यानी कि एक के बाद एक कंपाउंड डिफर करता है किससे, CH2 यूनिट से। इतना क्लियर हुआ। तो भैया होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ भी है यहाँ पे, एज वी मूव इनसाइड और डाउन द होमोलोगस सीरीज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इंक्रीज, यानी कि एंड हैंस वी सी ग्रेडिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग जैसे ही इसके होमोलोगस सीरीज के अंदर या नीचे जाते हैं तो भैया हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कंपाउंड का, वो बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, जिससे कि हमें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ग्रेडिएशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ग्रेडिएशन देखने को मिलता है। इतना क्लियर हुआ। यानी कि कह सकते हैं कि बढ़ावा देखने को मिलता है, जितनी जैसे जैसे नीचे जाते हैं और अंदर जाते हैं बढ़ावा देखने को मिलता है इसमें। और अगर हम लोग बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो भैया वो क्या रहती हैं, सेम रहती हैं होमोलोगस सीरीज़ के अंदर। तो भैया हम लोग बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी रहती हैं, होमोलोगस सीरीज़ के अंदर सेम रहती हैं। पर जो हम लोग बात करें क्यों, क्योंकि भैया जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती हैं। और लास्ट पॉइंट की बात करें कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमेशा क्या रहती हैं, रिमेन्स द सेम। यानी कि हम लोग बात करें होमोलोगस सीरीज़ के अंदर वो हमेशा सेम रहती हैं। कैसी रहती हैं, सेम रहती हैं। तो समझ में आया। और हाँ, तीसरे पॉइंट की बात ये है कि भैया उसके अंदर हमें ग्रेडिएशन देखने को नहीं मिलता है। इतना क्लियर हुआ।
तो भैया अब हमारा अगला टॉपिक है, वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो भैया जैसे कि हमें पता है कि भैया कार्बन कैसा होता है, एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है, हर किसी के साथ मिल जाता है। अरे भैया कैसे हैं भैया, आओ गले मिल लेते हैं। तो गले मिल के बहुत स्पेशल बन जाते हैं हमारे भाई साहब ये। और इनके पास 4 वैलेंसी होती हैं। कितनी वैलेंसी होती हैं? इट हैव 4 वैलेंसी। तो क्लियर, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, कार्बन क्या बना सकता है? कार्बन बॉन्ड बना सकता है भैया दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे कि एग्जांपल हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इनके साथ भी हमारा क्या कर सकता है, कार्बन बॉन्ड बना सकता है। इतना क्लियर हुआ तीसरा पॉइंट भी। तो भैया इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर अगर एक या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इन्हीं ऊपर दिए गए एलिमेंट के थ्रू। तो हम बात करें तो इससे क्या होगा क्या कि जो बैलेंसी रहेगी वो कैसी रहेगी, बैलेंसी कैसी रहेगी, मतलब सेटिस्फाइड रहेगी। तो भैया हम लोग बात करें कि भैया ऐसे एलिमेंट जो कि रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को ऐसे कंपाउंड्स के अंदर, तो उन्हें क्या कहते हैं, हेट्रो एटम्स बोलते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? हेट्रो एटम्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग बात करें क्लोरीन और ब्रोमाइन। अगर भैया हम लोग इन हेट्रो एटम्स की बात करें तो भैया ये हेट्रो एटम्स ग्रुप्स में भी प्रेजेंट रह सकते हैं। जैसे कि अभी एक टेबल देखेगी आपको थोड़ी देर में आप, तो मैं इस टेबल की बात कर रहा था। तो भैया मेनली आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि जो हेट्रो एटम्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं, ऑक्सीजन से रिलेटेड हैं। जैसे कि पहला एल्कोहल है, तो दूसरा एल्डिहाइड है, और तीसरा कीटोन है, चौथा कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो भैया इसी प्रकार के जो हाइड्रो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, जो कि प्रेजेंट होते हैं ग्रुप की फॉर्म में, वो केवल और केवल एक हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करते हैं। किसको रिप्लेस करते हैं? केवल एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर अल्कोहल के अंदर देखें तो भैया इसके अंदर अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो OH। तो भैया इन दिस OH इज कंसीडर एज अ वन, यानी कि OH को क्या किया जाता है, कंसीडर एक ही किया जाता है इसको। और आगे क्या लिखा है, एंड दीज हेट्रो एटम्स और ग्रुप्स दैट रिप्लेस हाइड्रोजन प्रोवाइड। तो भैया जो ऐसे हाइड्रो एटम्स जो कि इस ग्रुप को रिप्लेस करते हैं, तो भैया हाइड्रोजन प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू दैट कंपाउंड। तो भैया इसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिलती हैं। क्या मिलती हैं? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिलती है। और हम लोग बात करें जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं किसके, लेंथ और नेचर के, कार्बन चेन के। इतना क्लियर हुआ आपको? जैसे कि आप मान लो किसी कार्बन कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है OH, तो अभी वो आपको शो होगा। तो भैया आपको अब ये OH शो हो रहा होगा। तो भैया जो OH है, अब इससे क्या देगा, एक खास प्रकार की प्रॉपर्टी देगा इस कंपाउंड को। अब इससे ये फर्क नहीं पड़ने वाला है कि भैया चेन कितनी बड़ी थी कितनी छोटी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भैया जो हमारा OH है वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी दे देगा उस कंपाउंड को। तो इतना क्लियर हुआ? तो भैया अब हम लोग बात करेंगे आइसोमर के बारे में। तो भैया हमारा अगला टॉपिक है आइसोमर। तो भैया आइसोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है वो सेम रहता है, पर जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। यानी कि आइसोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है पर डिफरेंट स्ट्रक्चर है। और जो स्क्रीन में आपको इसके मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, और जो स्क्रीन पे आपको इसकी 3 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये किसके हैं, पेंटेन C5H12 के। तो भैया अब ये आइसोमर कंप्लीट हो गया आपके। अब भैया हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। यानी कि हम नामीकरण करेंगे किसका, कार्बन कंपाउंड का। और ये प्रोसेस कौन करती है, एक कम्युनिटी के द्वारा कराया जाता है जिसका नाम है क्या, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये कम्युनिटी होती है जो कि एक कार्बन कंपाउंड्स को नाम देती है। तो भैया इस कम्युनिटी ने कराया क्या है, इस कम्युनिटी ने कुछ कुछ रूल्स बनाए हैं क्या क्या करने के लिए, कार्बन कंपाउंड्स को नाम देने के लिए क्या क्या रूल बनाए हैं। तो भैया रूल्स को हम लोग समझेंगे अब अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, हर एक कार्बन कंपाउंड के 3 मेन पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। तो अगर आप लोगों ने इंग्लिश वगैरह पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो आपको इनके बारे में पता होगा, प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, रूट वर्ड क्या होते हैं। तो भैया आपको अभी यहाँ पे टेबल दिख रही होगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लिखे हैं, और यहाँ पे रूट वर्ड लिखे हैं, और यहाँ पे सफिक्स लिखे हैं। और सफिक्स के अंदर हम लोग दो प्रकार की चीज़ें देख रहे हैं, एक तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप। और सब्स्टिट्यूट्स क्या है, तो भैया जो हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में फिर बता दूं कि भैया हमें ऐसे यहाँ पे का ग्रुप दिए गए हैं या फिर एलिमेंट दिए गए हैं जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। तो ये कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट दिए गए हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल, एथाइल, आयोडीन। और रूट वर्ड तो भैया बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। अगर किसी के अंदर 1 कार्बन होता है उसे मैथ बोलते हैं, 2 कार्बन है तो एथ बोलते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन है तो पेंट बोलते हैं, और 6 कार्बन है तो हेक्स बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ, रूट वर्ड क्लियर हो गए।
और हम लोग बात करेंगे सफिक्स के लिए, तो भैया टाइप्स ऑफ बॉन्ड की जब बात करेंगे तो अगर सिंगल बॉन्ड लग रहा होगा तो उसके आगे एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड लग रहा होगा तो इन लगा देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड लग रहा हो तो आइन लगा देंगे। इतना क्लियर हुआ? तो भैया अगर फंक्शनल ग्रुप है तो भैया एन में लग जाता है, एल्कोहल ओ एच लग जाता है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो तो ऐसे करके लग जाता है एन में। तो भैया जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा अब, तो भैया ये क्या है, जनरल वे है आईयूपीएक नेम लिखने का। सबसे पहले हमें क्या लिखनी होती है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर लिखना होता है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर लिखना होता है रूट वर्ड, फिर लिखना है नेचर ऑफ बॉन्ड, फिर लिखना है पोजीशनिंग या फिर एंड नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो भैया ये होती है जनरल वे ऑफ राइटिंग आईयूपीएसी नेम। तो भैया चलिए नाम देने की कोशिश करते हैं। तो जनरल आईयूपीएक सिक के मदद से किस कंपाउंड को नाम देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 4 कार्बन आइटम है, क्या है, 4 कार्बन आइटम है और जुड़े हुए हैं किससे, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोग यहाँ पे रूट वर्ड देखेंगे, रूट वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 कार्बन है तो क्या कह देंगे, ब्यूट कह देंगे, और सफिक्स क्या लग जाएगा, एक हमारा सिंगल बॉन्डिंग है तो एन लग जाएगा, तो यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा ब्यूटेन। मैं भैया फिर से बता देता, रूट वर्ड इसका क्या है, ब्यूट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन आइटम है, और हम लोग बात करें यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो रहा है, तो भैया इसलिए सफिक्स क्या हो गया, एन आ गया, इसलिए आईयूपैक नेम क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। तो भैया यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, जब भी आप लोग क्या करें, नाम करें यानी कि आईयूपैक नेम दें, तो भैया हमेशा कुछ पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए हमें। तो पहला पॉइंट क्या है, वट एवर कंपाउंड वी आर नेमिंग फर्स्ट काउंट इट्स कार्बन टू फाइंड द रूट वर्ड। यानी कि अगर हमें रूट वर्ड फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेंगे, कार्बन को गिनना पड़ेगा कितने कार्बन है वहाँ पे। फिर उसके बाद सी विच इज देयर बॉन्ड इन, तो भैया जैसे कि हमने देखा था भैया उसमें बॉन्ड कौन से लग रहे थे, वहाँ पे हमने सफिक्स में 1 बॉन्ड देखा था, तो भैया हमने उसका नाम लिख दिए थे इन। तो भैया उसी हिसाब से हमें क्या देखने पड़ते हैं, बॉन्ड देखने पड़ते हैं। अगर वहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वहाँ पे, तो भैया उससे ग्रुप उससे सुनना मतलब स्टार्ट करना शुरू कर देना, गिनना शुरू कर देना चाहिए। अगर उसकी जगह पे एंड पुट द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एट द बिगिनिंग, यानी कि अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो भैया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हम लोग पहले लिख देंगे, बिगिनिंग में लिख देंगे। अगर वहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है तो भैया सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को छोड़कर हम लोग फंक्शनल ग्रुप को लिखना स्टार्ट कर देंगे सबसे पहले। इतना क्लियर हुआ? तो अब हम लोग एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप वगैरह आ जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भैया जो हमें यहाँ पे कंपाउंड दिख रहा है, तो भैया इसमें 4 कार्बन आइटम है, कितने कार्बन आइटम है, 4 कार्बन आइटम है, और जुड़े हुए किससे, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे हमें ओ एल फंक्शन ग्रुप भी दिख रहा है, यानी कि ओ एच हमें दिख रहा है, तो यानी कि ऑल फंक्शनल ग्रुप भी है, और यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट एटम नहीं है हमारा। तो इसका नाम हम लोग क्या रख देंगे, ब्यूट। यानी कि हम लोग बात करेंगे हमें किससे स्टार्ट करना है, रूट वर्ड से स्टार्ट करना है, तो भैया सबसे पहले लिख देंगे रूट वर्ड क्या है, ब्यूट, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, ये इसका नाम हो गया। तो भैया जैसे ही इसका नाम ब्यूट एन टू ऑल पड़ गया, तो भैया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड थे इसलिए ब्यूटेन पड़ गया। और टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टू रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ पे, कार्बन के दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा है। तो भैया इस प्रकार हमने समझ लिया इसका नेम कैसे रखा, ब्यूटेन टू ऑल। और हमें अब कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं जब हम लोग क्या करें, नोमेनक्लेचर कर रहे होंगे। तो भैया यहाँ पे लास्ट में हमारे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो भैया जब भी नाम नेमिंग वगैरह करनी हो तो हमें कुछ पॉइंट ध्यान में रखने ही रखने पड़ेंगे। पहला क्या है, फर्स्ट वी हैव टू लुक एट द कंपाउंड एंड फाइंड द रूट वर्ड फ्रॉम इट। तो भैया सबसे पहला हमने वही बताया था आपको कि भैया सबसे पहले क्या क्या ढूंढना है, रूट वर्ड ढूंढना है, क्या ढूंढना है, रूट वर्ड ढूंढने हैं। फिर उसके बाद देन फाइंड द नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी कि फिर नेचर फाइंड करना है बॉन्ड का। फिर क्या करना है, फाइंड द सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप इफ गिवन। तो भैया फिर उसके बाद क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप करना है। तो भैया जब सब्स्टिट्यूएंट या फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा उसे लगा देंगे पहले। वी हैव टू पुट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप फर्स्ट, तो भैया अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिया गया है तो भैया वो लगा देंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूट वर्ड लगाएंगे, फिर उसके बाद नेचर ऑफ बॉन्ड लिख देंगे। लास्टली हम लोग क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे फंक्शनल ग्रुप। इतना क्लियर हुआ? और भैया एक नोमेनक्लेचर से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि भैया जब भी यहाँ पे लिखा हुआ है इन विच एवर, क्योंकि भैया जब मैं ये वीडियो अपलोड होगा तो यहाँ के कुछ वर्ड्स गायब हो जाएंगे प्रिंटिंग के, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं यहाँ पे, कट वगैरह करना पड़ता है, तो भैया थोड़ा बहुत कट जाएगा, तो इसलिए मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। इन विच एवर कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट
ई इज रिमूव्ड फ्रॉम द नेचर ऑफ बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेनॉल। तो भैया हम लोग कहना ये चाहते हैं कि जब भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो भैया उसके नेचर ऑफ बॉन्ड में से ई हट जाता है, यानी कि अगर ए एन ई जैसे यहाँ पे लिखा है ब्यूटेनॉल लिखा है यहाँ पे, तो ब्यूटेनॉल का एग्जाम्पल दिया था, तो भैया इसमें क्या था, हमारा एल्कोहल प्रेजेंट था, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था, तो भैया ओ एल लग गया यहाँ पे। और यहाँ पे देख रहे हैं ब्यूट इन ऑल लिखा है, तो भैया इसका ई हट गया और क्या लग गया, ओ एल लग गया। तो जब भी हम लोग बात करें कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो भैया जो नेचर है बॉन्ड का उससे ई हट जाता है। इतना क्लियर हुआ, जैसे एग्जांपल लिखा है ब्यूटेनॉल। उम्मीद है कि समझ में आया आपको। और इसी प्रकार हम लोग अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें ए एन बचता है, डबल बॉन्ड होता है तो भैया ई एन बचता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बाई एन बचता है। इसमें से हम लोग बात करें क्या हट जाता है, ई हट जाता है, क्या हट जाता है, ई हट जाता है। सिंगल बॉन्ड में से ए एन बचता है केवल, और डबल बॉन्ड में ई एन बचता है, और ट्रिपल बॉन्ड में वाई एन बचता है, यानी कि ई हमारा लास्ट का जो था वो हट जाता है जब हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो भैया इतना करने के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो भैया हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज समझेंगे किसकी, कार्बन कंपाउंड्स की। तो भैया अब हमें उन रिएक्शंस को पढ़ना है जो कि क्या करते हैं, कौन करते हैं, हमारे कार्बन कंपाउंड्स शो करते हैं। हमें ऐसी रिएक्शन को पढ़ना है। सबसे पहली है कंबशन। तो भैया अगर हम लोग बात करें कंबशन की, तो कार्बन कंपाउंड होते हैं तो वो अच्छी तरीके से जलते हैं कब, जब उनके पास में ऑक्सीजन प्रेजेंट